Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. This is your day 2 of Indian economy. Previously, what we have learned so far, let's quickly recap that. We learned about economy and economics, the difference between these two. We learned about the types of economies depending upon the ownership, who is taking the decisions, right? Who is controlling the prices, who is controlling the market. On that basis, we divided economy into capitalist, state, and mixed, right? In state, we further divided it into socialist and communist economy, right? And also, what we learned so far, money, evolution of money, its functions, types of money, right? We learned about fiat money, okay, legal tender, right? The differences between the two. We learned about bank money, okay, जहाँ पे हमने पढ़ा था डिमांड ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ये सब चीज़ें क्या होती है, चेक, इट्स टाइप्स, राइट? एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी में हमने क्या देखा था कि हम कहाँ से धीरे धीरे बार्टर सिस्टम से लेके आ गए और अभी हमारे पास पेपर करेंसी, डिजिटल करेंसी, एट्सेट्रा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिजिटल पेमेंट्स पे आएंगे, राइट? डिजिटल पेमेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे? डिजिटल पेमेंट्स में हम पढ़ेंगे कोर बैंकिंग सिस्टम, LPSS, ये क्या चीज़ें होती है, RBI के कौन से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स है, डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट? और आपका NPCI क्या चीज़ है? NPCI में आपने देखा होगा UPI लाइट, NFC, भीम, रुपे, राइट, ई-रुपी, QR कोड, नेफ्ट, RTGS जो RBI के प्रोडक्ट्स है। ये चीज़ें क्या है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। इनसे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बीट योर एनी एग्ज़ाम, आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम ले लो, आप कोई नॉर्मल लेवल का एग्ज़ाम ले लो, आप इवन सिविल सर्विसेज वाला एग्ज़ाम ले लो, आप UPSC, JKPSC और एनी स्टेट एग्जामिनेशन, राइट? जहाँ पे ये क्वेश्चंस, ये जो पोर्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये पुराने लेक्चर के साथ इंटरलिंक हो रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स क्विकली जंप टू द टॉपिक्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम। प्रीवियस लेक्चर हमने कहाँ पे एंड किया था? जहाँ पे हमने चेक्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ चेक्स, राइट? और चेक्स में हमने बोला था आपका NPCI का एक नया चेक सिस्टम आया है, CTS। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स का हो या डिजिटल पेमेंट्स का हो, जो आप मोबाइल फ़ोन से करते हैं या डिजिटली फ्रॉम कंप्यूटर करते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर और फ्रॉम वन बिजनेस टू अदर बिजनेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस यू आर सेंडिंग मनी, ठीक है? आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में आपको बेसिक सा आइडिया मिला होगा। इन डिटेल पढ़ेंगे कितने प्रोडक्ट्स है, कैसे हो रही है, राइट? तो उससे पहले हमें समझना है CBS क्या चीज़ होती है। क्या? CBS आपका होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। क्या? कोर बैंकिंग सिस्टम। ये कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है? कोर बैंकिंग सिस्टम असल में क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है ये सब चीज़ें? क्या है? एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर। इससे क्या होता है, देखो, जब आप इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और आपके बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा, ठीक है, चाहे ज़ीरो बैलेंस है, चाहे 0.1 है, 0.41 है, 400 रुपीज़ है, 4000 रुपीज़ है, 4 lakhs है, जितना भी है, ठीक है, वो अपडेट हो रहा है। क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है विद इन सेकेंड्स। बात समझ आ रही है? आपने कितना ट्रांजैक्ट, कितना डेबिट, कितना क्रेडिट, जो भी किया आपने, आपका अपडेट होता रहता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। आप चेक कर रहे हो अपना बैलेंस। असल में वो क्या है? ठीक है, वो है आपका कोर बैंकिंग सिस्टम। ये एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है, एक वेब प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है ना? इसमें एक सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट होता है, जो कि गवर्नमेंट, जो कि RBI, जो कि बैंक्स आपके मैनेज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? इसे हम क्या कहते हैं? ब्रांचलेस बैंकिंग। ये ब्रांचलेस बैंकिंग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखो, पहले पहले ब्रांच पे जाना पड़ता था, हमें बैंक पे जाना पड़ता था, वहाँ पे हमें ड्राफ्ट्स बनाने पड़ते थे, डेबिट के, क्रेडिट के, जब भी हमें पैसा डालना होता था या निकालना होता था। अब कितना हम इवॉल्व होते गए हैं कि अब सारा आपका कोर बैंकिंग सिस्टम करता है। उसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, जैसे कि
जैसे कि हमने कंप्यूटर सेक्शन में आपको पढ़ाया था सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें हमने बैंक CS पढ़ाया था, उसमें हमने पढ़ाया था आपका फिनैकल सॉफ्टवेयर। ये सारे बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं किस टाइप ऑफ कैटेगरी के सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है ना, और इनका काम क्या होता है। वहाँ नहीं जाना है हमें सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। चलिए RBI का अपना क्या है, RBI का अपना कुबेर है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया है इससे पहले। RBI का आपका है कुबेर, ठीक है। कुबेर ये सॉफ्टवेयर का नाम है, ये RBI अपना यूज़ करता है, ठीक है, कोर बैंकिंग सिस्टम में। तो कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है, एक ब्रांचलेस बैंकिंग मैकेनिज्म है जो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, इसकी डेटा मैनेजमेंट होती है, यानी कि ये रेगुलेट होती है। इसका काम मैंने एग्जांपल आपको दिया, आप तुरंत चेक करते हो बैलेंस कितना रहा, कितना गया, जो भी है, ठीक है। तो ये अपडेट होता रहता है, आपको ब्रांच पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इतनी सी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है NPCI के बारे में। आपने ये लोगो एटलीस्ट देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जब आप UPI पेमेंट करते हो, भीम के बारे में आपने देखा होगा, बात समझ आ रही है, UPI भीम वगैरह ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। तो ये लोगो जब आपने देखा तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये सब चीज़ें क्या है, असल में ये कहाँ से आया। चलिए देखते हैं। तो NPCI की फुल फॉर्म क्या है। N मतलब नेशनल, P मतलब पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्या है, कब आई थी, ये आई थी आपकी 2008 में, 2008। और NPCI है क्या असल में, NPCI असल में है क्या, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट, एक होता है NGO, उसके साथ कंफ्यूज मत करना, नॉट फॉर प्रॉफिट अलग चीज़ होती है, ठीक है। दूसरा होता है NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस नॉट फॉर प्रॉफिट एंड NGO में हम डिबेट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। NPCI क्या है, 2008 में आया था, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओरिजिनली कब बना था ये, 10 बैंक्स यानी कि 10 बैंक्स ने मिल के ये बनाया था, फाउंड किया था। तब उनके पास कितना कैपिटल था, 100 करोड़, 100 करोड़ उन्होंने जमा किए थे, ऐसा आप समझो, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में। तो 10 बैंक्स ने ये एक क्रिएट किया था नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है, एक कंपनी बनाई थी, ठीक है। उसके बाद 2020 में आपने देखा होगा पेटीएम, अमेज़ॉन पे, फ़ोनपे, ठीक है, जितने भी आपकी पेमेंट्स एप्लीकेशंस है वो धीरे धीरे इनके शेयर होल्डर बन गए NPCI के। असल में क्या था, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, 2008 में आई थी, 10 बैंक्स ने फाउंड की थी और 100 करोड़ उनका तब कैपिटल था। इनका ऑब्जेक्टिव असल में क्या था, वाई डिड दे क्रिएट दिस, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड, सिंपल, उनको एक कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सोल्यूशन निकालना था। क्या निकालना था, कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सोल्यूशन, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी थी ताकि आम लोगों को आसानी हो, विलेजर्स को आसानी हो, पुअर पीपल को आसानी हो पैसा ट्रांसफ़र करने में। उसमें ये चार्ज क्या करेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल, बात समझ आ रही है। तो उसके बाद इन्होंने UPI भीम वगैरह ये सब ऐप्स, ये सब मैकेनिज्म लेके आ गए, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप NPCI का CTS देखो। हमने चेक्स के बारे में देखा था, लेकिन हमने वहाँ CTS टर्म यूज़ की थी और वो बोला था हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये CTS क्या चीज़ है, CTS होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब ये NPCI का CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें ये असल में है क्या, ठीक है। PPM क्या है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये ध्यान से आप देखना मैं क्या कह रहा हूँ। चेक ट्रंकेशन सिस्टम असल में क्या है, पहले चेक्स में बड़ा फ्रॉड होता था, चेक फ्रॉजरी होती थी, बात समझ आ रही है। आपने फॉर एग्जांपल 5,000 की चेक दी, मैं उसको 50,000 बना सकता था, ठीक है, होती थी ऐसी फ्रॉड्स। तो उसे हटाने के लिए NPCI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम लेके आ गए, वो CTS। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, ये A पर्सन है और ये B पर्सन है, मुझे B पर्सन को चेक देनी है, ये मैंने बनाई चेक, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी अमाउंट डाल दो,
डजेंट मैटर, आपको समझना है चेक ट्रंकेशन सिस्टम है क्या, ठीक है। लेकिन पर्सन बी को देने से पहले मुझे इसकी फ़ोटो करनी है क्लिक। क्या करनी है? फ़ोटो क्लिक हो गई, ठीक है। और ये फ़ोटो मुझे अपने बैंक को भेजनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक्सिस बैंक। क्या है? एक्सिस बैंक, ठीक है। उसके बाद ये चेक दूंगा मैं, फिजिकल चेक की बात कर रहा हूँ। ये तो फोटो मैंने अपने बैंक को भेजा। फिजिकल चेक में दूंगा पर्सन बी को। पर्सन बी जाएगा डिपॉजिट करने अपने बैंक में। फॉर एग्जांपल इनका एसबीआई बैंक है, ठीक है। ये वाली चेक जो मैंने दे दी, और एसबीआई क्या करेगा? इसकी उठाएगा फ़ोटो। ये जो बैंक है ये इसकी फ़ोटो उठा के एक्सिस बैंक, ठीक है ना, चेक एक्सिस बैंक से आई है, पर्सन ए का बैंक एक्सिस है, वहाँ से चेक आई है, एक्सिस बैंक से कंफर्म करेगा। ये वाली जो इनके पास इमेज आई थी पर्सन ए की और पर्सन बी की जो चेक है, ये मैच करेंगे। क्या करेंगे? मैच। क्या करेंगे? मैच। अगर ये मैच हो रही है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रही है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इसी चीज़ को कहते हैं पीपीएम, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म को कहते हैं सीटीएस। इस प्रोडक्ट को, इस चीज़ को क्या कहेंगे हम? सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये आपको याद रखना है। वंस एंड फॉर ऑल आपको समझ आया होगा। अब अगर आपको पूछा जाए एनपीसीआई का चेक ट्रंकेशन सिस्टम भी है एक चीज़, ना कि सिर्फ यूपीआई भीम, बट चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये चेक्स की हम लास्ट टाइम बात कर रहे तो मैंने सोचा बोल दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे हो इससे क्या फ़ायदा? इससे फ़ायदा ये है पर्सन बी इसमें फ्रॉड नहीं कर सकता। बात समझ आ रही? इसमें अमाउंट अपने से नहीं डाल सकता या कुछ भी, कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? ओके। अब हमें देखना है, क्या देखना है? आपने देखा होगा ये नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है? एनपीसीआई का आईएमपीएस है और आरबीआई के आपके क्या है? आरटीजीएस है, नेफ्ट है। बात समझ आ रही है? अब इनमें हम देखेंगे किसका कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, किनका क्या लिमिट है, क्या नहीं है, विच बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मैंने देखे हैं और आएंगे भी, एक्सपेक्टेड 110%। मैं लिख के दे रहा हूँ आपके JKSSB, NT PSI, JKPSI या जो भी आने वाले एग्ज़ाम है वहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे इकोनॉमी में आपसे यहाँ से 1 से लेके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले यहाँ से हम लिखेंगे आरबीआई और यहाँ से लिखेंगे हम एनपीसीआई, ठीक है। आरबीआई के बारे में हम डिटेल में वैसे भी पढ़ने वाले हैं आगे जाके। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बैंक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको आरबीआई के रिलेटेड कोई भी डिटेल क्लियर हो जाएगी। और एनपीसीआई हमने अभी देखा क्या चीज़ है, ठीक है। एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो प्रोवाइड कर रही है हमारे लिए आसानी पेमेंट्स में, एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है हमारे लिए। बात समझ आ रही है? और आरबीआई रेगुलेट कर रही है ये चीज़ें। लेकिन आरबीआई के अपने भी कुछ प्रोडक्ट्स है। आईएमपीएस आने से पहले उनके पास भी था ना, नेफ्ट है, अभी भी चल रहा है, आरटीजीएस है, ये अभी भी चल रहा है। ये सब चीज़ें क्या है? सबसे पहले आप देखो आरबीआई का कौन कौन सा प्रोडक्ट है। आरबीआई का इसको आप कहेंगे, ये जो सीपीएस यहाँ पे है, सीपीएस लिखा है, ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पेमेंट सिस्टम्स। आरबीआई के सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम्स जो है कौन कौन से है इसमें आएगा आपका नेफ्ट एंड आरटीजीएस। बात समझ आ रही है? ये है आरबीआई का सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। अब वहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑफ एनपीसीआई या आरबीआई एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ आरटीजीएस नेफ्ट क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या हम देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे आरबीआई का नेफ्ट और आरटीजीएस। तो ये आरटीजीएस होता क्या है? आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस, व्हाट इज आरटीजीएस? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बात समझ आ रही है? ये किसका है? आरबीआई का है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह आपका आता है नेफ्ट। क्या आता है? नेफ्ट, ठीक है। नेफ्ट का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर।
फंड्स ट्रांसफ़र, राइट। बात समझ आ रही है? तो अब देखो आपका एनपीसीआई का क्या है फिर। एनपीसीआई का है आपका आईएमपीएस। आईएमपीएस आपने देखा होगा हर जगह आपकी ऐप में एक बॉटम पे लिखा होता है एनपीसीआई आईएमपीएस। वो सब चीज़ें क्या है? आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है आपका? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। बात समझ आ रही? इमीडिएटली आप पे कर रहे हो थ्रू यूपीआई, भीम, व्हाटएवर, उसको कहते हैं आईएमपीएस। ठीक है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, जो आप ये यूपीआई यूज़ करते हो, भीम यूज़ करते हो, ठीक है, इसको कहते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब देखो, अब इनमें लिमिट क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है ना, कौन कौन से टारगेट कस्टमर करते हैं ये, आरटीजीएस कौन सा टारगेट करता है, नेफ्ट कौन सा कस्टमर टारगेट करता है, चलिए देखते हैं। अब देखो आरटीजीएस के बारे में अगर आप देखोगे, आरटीजीएस क्या है, इसमें मिनिमम 2 लाख से ट्रांजैक्शन शुरू होती है और ये जा सकती है 2000 करोड़ तक। बात समझ आ रही है? तो अमाउंट की बात चल रही है। अच्छा, फिर इसमें आपके टारगेट कस्टमर कौन से होंगे? बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन होंगे जिनकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती है, समझ रहे हो, और इसकी इंस्टेंट सेटलमेंट होती है। इंस्टेंट सेटलमेंट आपने भेजा, वो पहुंच गए। ठीक है, अब पहले पहले क्या होता था, इसकी एक टाइमिंग होती थी स्पेसिफिक, लेकिन अब ये 24/7 चलता है। क्या चलता है? आरटीजीएस आपका 24/7 चलता है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये वीकडे पे होता था, ऑफिस आवर्स में होता था, लेकिन अब 24/7 है। ये आपको याद रखना है, 24/7 अब ये काम करता है आरटीजीएस। बात समझ आ रही है? चलिए, पहले पहले क्या होता था, इसमें आपका जितना भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उस पर जीएसटी वगैरह लगता था, टैक्स वगैरह लगता था। अब क्या होता है, अब आरबीआई ने रिफॉर्म्स किए, बोला कि इस पर ₹0 टैक्स लगेगा। बात समझ आ रही है? आरटीजीएस पे कोई भी टैक्स नहीं है, ये बात याद रखना आप। और आरटीजीएस का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, एंड 24/7 ये काम करता है। These are the things that you need to take under consideration from the exam perspective। और ये आपका किसका है? आरबीआई का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हो प्रोडक्ट। चलिए, उसके बाद नेफ्ट। उसके बाद नेफ्ट। नेफ्ट की फुल फॉर्म आपने ऊपर देखी, क्या देखी? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। अब देखो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स अप टू 10 लाख, अप टू। अब इनकी लिमिट ईयर टू ईयर रिफॉर्म्स में चेंज होती रहती है, यू कैन अकॉर्डिंगली चेक दैट। ठीक है, बट अभी के लिए आप याद रखो कि नेफ्ट क्या चीज़ है। नेफ्ट का असल में आप ऑर्डिनरी कस्टमर हो, आप ऑर्डिनरी कोई रिटेल कस्टमर हो, ठीक है ना, आप भी कर सकते हो। आरटीजीएस बड़े बिजनेसमैन के लिए था ना, ये आपका नॉर्मल जो सेल्स होते हैं, रिटेल कस्टमर्स होते हैं, रिटेल शॉप्स पे होते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है ना, वो कर सकते हैं। तो अप टू 10 लाख आप कर सकते हो। ठीक है, तो नेफ्ट आप कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब इसका जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट मैकेनिज्म, ऊपर हमने देखा था सेटलमेंट क्या होता है, इंस्टेंट सेटलमेंट होता है। यहाँ पे सेटलमेंट मैकेनिज्म इसका क्या है, इसमें 30 मिनट्स का इंटरवल, कभी कभी 30 मिनट भी लग सकते हैं, ये बैंक पे डिपेंड करता है आपके। बात समझ आ रही है? अब पहले क्या होता था, ये सेम वीकडे ऑफिस आवर्स में काम करता था, अब 24/7 नेफ्ट भी आपका चलता है। और पहले पहले इस पर फीस लगता था, अब इसका फीस 0 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, चाहे आपका आरटीजीएस है, चाहे आपका नेफ्ट है, इससे पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक्स ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। लेकिन 2021 में आरबीआई की रिफॉर्म्स आई और उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब, नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ जो है वो भी ये सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, आरबीआई का सीपीएस, जिसमें आपका नेफ्ट आता है, आरटीजीएस आता है। अब आप देख सकते हो कि अमेज़ॉन पे, फ़ोन पे, ये आपका डायरेक्टली अलाउ करता है नेफ्ट भी, आरटीजीएस, जो भी पेमेंट आपकी पेमेंट एप्लीकेशंस होती है, ये भी अलाउ करती है आपका नेफ्ट एंड आरटीजीएस। बात समझ आ रही है? तो वी हैव इवॉल्व्ड so long into digital payment system that other countries are getting inspired from us। बात समझ आ रही है? यूपीआई, आईएमपीएस, these things have made our lives very easy। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, आते भी है और आए भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आरबीआई के प्रोडक्ट्स खत्म होने के बाद आप देखते हैं एनपीसीआई का क्या है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है,
तो असल में आरबीआई के लिए काम कर रही है ना, तो वही इनको रेगुलेट कर रही है, वही रेगुलेशंस डाल रही है इन पे, लेकिन ये काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली और नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए काम इजी बना रहे हैं। बात समझ आ रही? इनके कुछ अलग प्रोडक्ट्स है, आरबीआई के अपने आरटीजीएस नेफ्ट आपने देखा, और यहाँ पे इनका आईएमपीएस है। अब आईएमपीएस है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इनका इंस्टेंट सेटलमेंट है, यूपीआई का इंस्टेंट होता है, 24/7 चलता है, बिल्कुल। बात समझ आ रही है? इसमें फ़ी लग सकता है, बात समझ आ रही? इसमें फ़ी लग सकता है। यूपीआई में अभी आपका फ़ी नहीं है, बट इसमें काम चल रहा है, बोल रहे हैं कि फ़ी लगा देंगे, ठीक है। तो आप अपडेटेड रहना करंट अफेयर के साथ भी। चलिए, इसमें आपका बैंक्स भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आईएमपीएस, और कुछ प्रीपेड पेमेंट बैंक है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपने देखा होगा, मोबीविक, फ़ोनपे, वॉलेट्स वगैरह। बात समझ आ रही है? मोबाइल वॉलेट्स, तो ये आपका ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपके। बात समझ आ रही है? चलिए, अब एनपीसीआई का जो ये आईएमपीएस है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, अच्छे से देखना, एनपीसीआई के आईएमपीएस में क्या क्या आता है। यूपीआई आपका आता है, इसमें पुल और पुश ट्रांजैक्शन आती है, देखते हैं। सबसे पहले आप क्या देखोगे, जो यूपीआई है ये किसका है? एनपीआई का। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आप ऊपर देख रहे हो, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये क्या है? यूपीआई की फुल फॉर्म है। किसकी टेक्नोलॉजी है ये? एनपीसीआई की टेक्नोलॉजी है। डिजिटल पेमेंट ऐप्स इसमें बन रहे हैं जो आईएमपीएस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, आईएमपीएस के फीचर्स पे बेस्ड है। आईएमपीएस हमने ऊपर देखा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो और पे करते हो, ठीक है, या यूपीआई आईडी लगा देते हो, या सीधे आपके फ़ोन नंबर लगा के आप ट्रांसफ़र। पहले ये पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन अब ये भी पॉसिबल है। बात समझ आ रही है? सो धीरे 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 हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, इकोनॉमी को ख़त्म करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ गोइंग अराउंड यू। चलिए, अब इसमें यूपीआई में क्या कर सकते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हो, ये आपने किया होगा 1000 बार, आपको पता होगा, ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आपको वॉलेट शॉलेट में कहीं पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले पहले क्या होता था, आपके वॉलेट बनाने पड़ते थे जब ऐप्स नई नई मार्केट में आई थी। जैसे कि आपका पेटीएम पहले पहले आया था, वो साइन अप पे 50 रुपीज़ देते थे, और फिर उनके वॉलेट में ही वो पैसे जमा रखने थे, फिर उस वॉलेट से ट्रांसफ़र करते थे हम, और वो फिर फीस काटते थे। और क्या होता था कि एक यूपीआई, जितनी भी ऐप्स आई थी उन दिनों मार्केट में, आप जैसे आपका फ़ोनपे है, यहाँ से पेटीएम है, आप आपस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। फिर आरबीआई ने कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, फिर वो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होगी, आगे जाके देखेंगे। फिलहाल आप इतना देखो कि यूपीआई क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब देखो, यूपीआई अपना समझा, फुल फॉर्म देखा आपने, और इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस के अंडर आता है, और एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, ये भी आपने समझा। और यूपीआई की इतनी सारी ऐप्स अभी मार्केट में चल रही है, सब आपको याद नहीं रखनी। अगर अपना जीके जनरल नॉलेज के लिए क्या पता पूछे, जो मशहूर मशहूर ऐप्स है, कौन किसका ओनर है, कौन इनको रेगुलेट कर रहा है, कैसे, ये आप याद रख सकते हो अपनी जगह पे, एक लिस्ट बना सकते हो, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ नेसेसरी, ठीक है। अब यूपीआई 2.0 ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है। व्हाट इज़ दैट? यूपीआई 2.0 इज सेम एज़ यूपीआई, 2018 में आया था, ठीक है ना। ये असल में यूपीआई का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है ना। किसके क्या नए फीचर है, क्या नहीं है, असल में ये सब सेम है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा लिमिट वगैरह, इसमें ट्रांसफ़र लिमिट वगैरह चेंज कर दिया गया है। चलिए, एनपीसीआई जो है, अब आपने न्यूज़ में रिसेंटली देखा होगा, भूटान के साथ हम एनपीसीआई जो है उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। नेपाल, सिंगापुर, वो भी यूपीआई की टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, इवन कि यूरोप एट्सेट्रा। बात समझ आ रही है? दे डायरेक्टली वांट, जैसे इंडिया में टूरिस्ट आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है ना, वो इंडिया में की सर्विसेज अगर वो स्पेंड करना चाहते हैं मनी, तो दे वांट टू यूज़ दिस सर्विस। बात समझ आ रही है? तो अब ये बातें चल रही है न्यूज़ में, तो यूपीआई बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यूपीआई में दो चीज़ें आती है आपकी, एक आपकी आती है पुश ट्रांजैक्शन, वेट अ सेकेंड, एक आपकी आती है पुश ट्रांजैक्शन, एक आती है पुल ट्रांजैक्शन। सिंपल सा कंसेप्ट है। पुश होता है जब आप सेंड करते हो किसी को पैसे,
आपने किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी को गिफ्ट दिया या कुछ खरीदना हो, ठीक है, आपने पैसे सेंड किए ऑन योर ओन डिस्क्रिशन। बात समझ आ रही है? अपनी मर्जी से। चलिए, तो ये पुल क्या होता है? व्हाट इज़ पुल ट्रांजैक्शन? पुल ट्रांजैक्शन ये है कि आपने ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पेमेंट सर्विस देखा होगा, ठीक है। ऑटो डेबिट एक फीचर आता है आपका यूपीआई में, ऑटो डेबिट। वो क्या चीज़ें हैं? आपने कमांड रखी कि हर 30 दिन बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑटोमेटिकली काटना है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मैनुअली वो बिल भरना। बात समझ आ रही? या आपके फ़ोन का ईएमआई चल रहा है या कुछ भी, उसको कहते हैं पुल ट्रांजैक्शन। बात समझ आ रही? पुश एंड पुल में आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपका आता है एनपीसीआई का ही एक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं 123 पे। क्या कहते हैं? 123 पे। ये क्या चीज़ है? ये कीपैड फ़ोन्स, फीचर फ़ोन्स उनको कहते हैं। क्या? कीपैड फ़ोन्स या फीचर फ़ोन्स, उनके लिए एक क्या आया है, फीचर आया है जहाँ पे उनमें यूपीआई इनबिल्ट है, जो आप कोड लगा के, यूएसएसडी कोड, फॉर एग्जांपल आप लगाते हो #99 #123, उनको कहते हैं यूएसएसडी कोड। यूएसएसडी की फुल फॉर्म क्या है आपकी? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है। इतना ये कंप्यूटर का आपका पार्ट है, यहाँ पे आप, इट्स नॉट नेसेसरी बट पता होना चाहिए। चलिए, अब ये क्या है 123 पे? ये फ़ीचर फ़ोन्स के लिए। अभी तो ऐप्स भी आती है। अब फ़ीचर फ़ोन्स में क्या है? फ़ीचर फ़ोन्स में आपका जो कीपैड फ़ोन्स रहती है, यहाँ तो यूएसएसडी कोड लगा के आप पे कर सकते हो, वो आपको बोलेगी वहाँ से वॉइस में कि क्या करना है आपका। वो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आएगा जिसको आईवीआर कहते हैं, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है। ठीक है, या मिस्ड कॉल पे आपने किसी नंबर पे मिस्ड कॉल दी, वो आपको वापस करेंगे, पूछेंगे यूपीआई पिन वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका ईजी बनाने के लिए, ताकि जो विलेज में लोग रह रहे हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास वो फैसिलिटी स्मार्टफोन की नहीं है, वो भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सके। तो कीपैड फ़ोन से भी ट्रांजैक्शंस होती है कई प्रकार के, जैसे कि आपका उसमें कभी कभी इनबिल्ट ऐप होता है जो विदाउट इंटरनेट चलता है, या यूएसएसडी कोड डाल के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इन चीज़ों से क्या होता है, इकोनॉमी आपकी ग्रो करती है। तो रूट लेवल पे भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो मनी फ्लो हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये आगे जाके हम देखेंगे मनी कैसे फ्लो होता है, मनी सप्लाई, मनी टाइप्स, ठीक है। अब हम देखेंगे पुश एंड पुल देखा आपने, उसके बाद 123 पे देखा आपने। अच्छा, ये यूपीआई लाइट एंड एनएफसी ये क्या चीज़ें हैं? यूपीआई लाइट क्या चीज़ है आपको ऊपर ऊपर से याद रखना है। जैसे कि आप किसी एरिया में जा रहे हो जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, क्योंकि यूपीआई आपके स्मार्टफोन में किस पे चलता है? इंटरनेट में चलता है। तो स्मार्टफोन में एक फ़ीचर आता है, मतलब यूपीआई ऐप में एक फ़ीचर आता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक यूपीआई लाइट आप देखना अभी जाके अपने फ़ोन पे वॉलेट या फिर आपके कोई भी यूपीआई ऐप जो आप यूज़ करते हो, वहाँ पे यूपीआई लाइट करके एक चीज़ आएगा आपका। वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आपको करना पड़ता है ऐड मनी, ठीक है। उसका लिमिट होता है 1000 2000, ठीक है। उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो वो एमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट नहीं चल रहा तो विदाउट एनी यूपीआई पिन, कुछ नहीं, टैप एंड पे फैसिलिटी। बात समझ आ रही हो? तो उसमें आपका जितना आप रिचार्ज करोगे वॉलेट में रहेगा, उसके यूपीआई लाइट कहते हैं। और एनएफसी क्या होता है? एनएफसी टैप एंड पे आपने देखा होगा मूवीज़ में, कहीं पे अभी आपने यूज़ नहीं भी किया होगा या किया भी होगा, कार्ड से कॉन्टैक्टलेस ऐसे टैप करते हो अपना कार्ड या फ़ोन, तो ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो वो सब चीज़ें क्या है, वो यही है, जब आप अपने वॉलेट में पैसे ऐड करोगे, अपने कार्ड में पैसे ऐड करोगे, उसमें एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड एनएफसी जिसको कहते हैं, एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, उस फैसिलिटी, उस टेक्नोलॉजी पे आपका क्या करोगे, वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा फास्ट होता है और एरर फ्री ट्रांजेक्शन्स होती है, तुरंत हो जाती है। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद अब देखो ये भीम क्या चीज़ है, ठीक है। व्हाट इज़ भीम? भारत इंटरफेस फॉर मनी, दैट इज़ द फुल फॉर्म।
भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये लोगो भी आपने देखा होगा, ठीक है। भीम क्या चीज़ है? भीम आपका मनी ट्रांसफ़र ऐप है। क्या है ये? ऐप है। यूपीआई क्या था? एक फैसिलिटी थी, एक सर्विस थी जिसके थ्रू आप कर रहे थे ट्रांजैक्शन। भीम क्या है? व्हाट इज़ भीम? भीम इज़ एन ऐप, ठीक है। किसने डिज़ाइन की है? एनपीसीआई नहीं, ठीक है। ये एंड्रॉयड, आईओएस, आपका कोई भी डिवाइस हो वहाँ पे आपका ये काम करेगा। बात समझ आ रही है? तो भीम ऐप एक प्रॉपरली आती है, ठीक है। आप भीम ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो भीम ऐप है, भीम ऐप न कि सिर्फ स्मार्टफोन्स में बट कि नॉन स्मार्ट, जैसे कि मैंने बोला था बेसिक फीचर, कीपैड फ़ोन्स में भी काम करेगा। आप #*99 हैशटैग कोई सा कोड डालोगे और वहाँ पे जो यूएसएसडी कोड है वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसमें क्या होती है, जैसे कि आप प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी में पढ़ते हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 1 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये क्या चीज़ें होती है? मतलब 3 लेयर्स, 2 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है। जैसे कि आप पहले पासवर्ड देते हो, उसके बाद ओटीपी देते हो, तो वो हो गई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 3 फैक्टर में पासवर्ड दिया, ओटीपी दिया, उसके बाद फिंगरप्रिंट भी मांगा उसने, तो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गई। यहाँ पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, उसके बाद ओटीपी, ठीक है। तो इस ऐप की 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपके को और भी एक एग्जांपल आ सकती है, जैसे कि आपको पिन मांगा जाता है और ट्रांजैक्शन पिन अलग अलग मांगा जाता है, फिर उसके बाद ओटीपी मांगा जाता है, तो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गई, ठीक है। बस फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, दैट्स इट। ओके, उसके बाद आपका रुपे न्यूज़ में रहा था रिसेंटली, आपने देखा होगा। रुपे क्या चीज़ है आपका? जैसे कि आपने देखा होगा मास्टर कार्ड, आपने देखा होगा वीज़ा कार्ड, ये इंडिया के थे क्या? नहीं थे। इसी तरह चाइना का यूनियन पे। तो रुपे क्या है? रुपे क्या? अपना इंडिया का अपना एक गेटवे है। क्या है? गेटवे, कार्ड पेमेंट गेटवे जिसको कहते हैं। अब रुपे कार्ड नाम कैसे पड़ा? रुपी प्लस पेमेंट, तो बन गया रुपे। बात समझ आ रही है? रुपे कार्ड अभी दुनिया का 7th पेमेंट गेटवे है। क्या है? 7th पेमेंट गेटवे है। तो दुनिया में बहुत सारे, जैसे अभी हमने देखा मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, चाइना यूनियन पे, ये आप देख लेना अगर आप क्यूरियस हो तो कौन किस कंट्री का है, ठीक है, किसने इन्वेंट किया था। अपने इंडिया का रुपे है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। किसका प्रोडक्ट है ये रुपे? ये एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है। बात समझ आ रही है? एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है ये। और ये कहाँ कहाँ वर्क करता है? एटीएम पे भी करेगा, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइसेस, पीओएस डिवाइस क्या होते हैं? जैसे कि छोटी छोटी वो डिवाइस होती है जिनमें आप कार्ड लगाते हो या टैप करते हो, ठीक है, या ऑनलाइन पोर्टल्स है, ठीक है ना। तो 3 चैनल्स में ये काम करती है। एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल्स क्या है? पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस एंड ऑनलाइन पोर्टल्स, ठीक है। अब रुपे डेबिट कार्ड जो है, रुपे डेबिट कार्ड अभी न्यूज़ में चल रहा था कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जो वो प्रधानमंत्री जन धन बैंक अकाउंट है, ठीक है ना, वहाँ पे रुपे डेबिट कार्ड आपका फ्री दिया जाता है। बात समझ आ रही है? चलिए, अब एनपीसीआई के और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एनपीसीआई के और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो भी देखते हैं। एनपीसीआई के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? बीपीएस, यूपीएमएस, बीपीएस एंड यूपीएमएस, ये चीज़ें क्या है? बीपीएस मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये साथ साथ आप चीज़ें लिखें तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है? मंथली आपकी कोई यूटिलिटी बिल है, जैसे गैस बिल है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एट्सेट्रा, ये बीपीएस वहाँ पे यूज़ होता है। और यूपीएमएस क्या चीज़ है? यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बात समझ आ रही है? यूपीएमएस, यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। अब जो एनपीसीआई है, 2022 जनवरी की बात है, एनपीसीआई की एक छोटी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, भारत बिल पे लिमिटेड, ठीक है ना, इन्होंने ही यूपीएमएस लॉन्च किया था। क्या किया था? भारत बिल पे, क्या? भारत बिल पे लिमिटेड,
भारत बिल पे लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी, एनपीसीआई की। 2022 जनवरी में इन्होंने ही यूपीएमएस क्या किया था, लॉन्च किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं बनता है बट बीपीएस इंपॉर्टेंट बनता है। एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल जो भी है आपकी मंथली, वहाँ पे जो आप पेमेंट करते हैं वहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है यूज़ होता है। अच्छा, एनएफएस क्या चीज़ है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनएफएस आपको पता होना चाहिए। एनएफएस का मतलब होता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। क्या होता है एनएफएस का मतलब, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये क्या है, एटीएम नेटवर्क थ्रू आउट कंट्री, थ्रू आउट स्टेट, पर्टिकुलर रीजन की अगर बात करें तो एटीएम नेटवर्क जिस पे काम करता है उसको कहते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये जो है टेक्नोलॉजी नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इस पे एटीएम नेटवर्क काम करता है, इस पे एटीएम्स रन करते हैं इस टेक्नोलॉजी पे, जिसको कहते हैं एनएफएस। ये आपको याद रखना है, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए, उसके बाद आपका आता है सीटीएस। ये हमने देखा, ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 में आया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद एनईटीसी क्या है, नेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। फास्टैग के बारे में देखा ही होगा, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, फास्टैग, ठीक है। ये भी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, बात समझ आ रही है। ये एनईटीसी के अंडर ही, इसी टेक्नोलॉजी के अंडर ही जो है आपका फास्टैग जो टोल कलेक्शन होता है उस टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। एनईटीसी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, ये भी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। किसका है, एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। इसी तरह आपका पाई चैट बॉट ये इंपॉर्टेंट नहीं बनता है बट थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट है जो लोगों को रिप्लाई देता है, जैसे कि ऑनलाइन क्वेरी उनको करनी है फास्टैग के रिलेटेड, रुपे के रिलेटेड, यूपीआई के रिलेटेड, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आपको ये पाई चैट बॉट आंसर करेगा। इसी तरह डीजी साथी हेल्पलाइन बनी थी, एक हेल्पलाइन नंबर दिया था 14431, ठीक है। ये डीजी साथी जो है ये एनपीसीआई प्लस आरबीआई ने साथ में लॉन्च की थी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, कोई डिजिटल पेमेंट या कार्ड पेमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डीजी साथी हेल्पलाइन आपको काम करेगी। उसके बाद डाक पे 2020 की बात है, ये पेमेंट ऐप बनाई थी पोस्ट डिपार्टमेंट ने। किसने बनाई थी, पोस्ट डिपार्टमेंट ने, ठीक है ना। और इसका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है उन्होंने बनाई थी, तो ये भी एनपीसीआई की हेल्प से एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरह भारत क्यूआर, जब हम क्यूआर कोड पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। इसी तरह ई रूपी एक अपने आप में अलग टॉपिक है, जब हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी पढ़ेंगे तो ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, एक कंसेप्ट आता है आपका नाच, ठीक है। ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, एनपीसीआई की टेक्नोलॉजी है। इससे आपकी सैलरीज़ वगैरह, ये जो नाच सिस्टम है, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ जो होती है इसी नाच सिस्टम NACH सिस्टम से ही जाती है। बात समझ आ रही है। नाच और ABPS जैसे मनरेगा, बात समझ आ रही है, वहाँ पे वर्कर्स को जो पैसे जाते हैं वो इसी नाच सिस्टम से होके जाते हैं। तो इनका एक हाइब्रिड मॉडल बना था, नाच प्लस आपका ABPS क्या है, आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ताकि जिसको पैसे आप भेज रहे हो उसको भेजे, आधार ऑथेंटिकेशन। बात समझ आ रही है, उसी को जाए पैसे जिसको आप भेज रहे हो। चलिए, उतना इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाच सिस्टम क्या है आपका, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। बात समझ आ रही, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, नाच का क्या फुल फॉर्म है आपका, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जैसे कि कोई बल्क मंथली पेमेंट देनी है आपको, सैलरी देनी है, पेंशन देना है, किसी को इंश्योरेंस प्रीमियम देने हैं मंथली, तो वो नाच सिस्टम के थ्रू जाता है, ये आपको याद रखना है। ABPS क्या है आपका, क्या है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। बात समझ आ रही है, ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, या आप इसको कहेंगे AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, असल में एक ही चीज़ है। चलिए, और क्या आपको याद रखना है, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। प्लास्टिक मनी ये आप समझो कि जो आपके क्रेडिट कार्ड है,
आपके डेबिट कार्ड है, इन्हीं को कहते हैं प्लास्टिक मनी। क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड आपके, डेबिट कार्ड आपके, सीसी डीसी जो भी है आपके, ठीक है, इनको कहते हैं प्लास्टिक मनी। और कार्ड टोकनाइजेशन क्या होती है? जैसे कि आपने कहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना कार्ड ऐड किया, उसका नंबर है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो, या हैकर्स जो है, ठीक है, बात समझ आ रही? जो आपके हैकर है वो आते हैं, आपके कार्ड डिटेल्स लेके आपका बैंक लूट के जाते हैं। वो ऐसा ना करे, वो कैसे पॉसिबल है? कार्ड टोकनाइजेशन की हेल्प से पॉसिबल है। कैसे? आपका जो कार्ड ऑनलाइन स्टोर होता है वो आपका नंबर शो नहीं करेगा, वहाँ पे कुछ कोड लिख के आएगा, इनक्रिप्टेड XXABCD। बात समझ आ रही है? तो उसको कहते हैं कार्ड टोकनाइजेशन, ताकि आपकी जो ऑनलाइन फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो रहे। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम थोड़ा QR कोड्स के बारे में पढ़ेंगे, ATM और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में पढ़ेंगे, NFT के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको समझ आएगा कि इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि बार्टर सिस्टम, कमोडिटी मनी से हम क्रिप्टो करेंसी तक आ गए हैं। बीच में आपने डिजिटल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, विद द टच ऑफ NPCI एंड RBI। उसके बाद जब ये इवोल्यूशन ऑफ मनी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी कैसे होता है, मनी के टाइप जैसे M0, M1, M2, M3, ये सब चीज़ें क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसा सीक्वेंस वाइज आपको समझ आएगा और इंटरेस्ट बना रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी भी इम्पॉर्टेंट बनता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, जिसमें आपके टर्म्स आती है CRR, SLR, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये कैसे काम करती है, ठीक है, रेपो रेट, बात समझ आ रही है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहें। टेक केयर, बाय।